स्वागत है आपका द राजू गुला शो में, जहां पे हम लेकर आते हैं आपके सामने ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जो आपको इंस्पायर करें, आपको स्किल्स सिखाएं और बहुत कुछ करियर के बारे में बता के जाएं। आज हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं आलोक द्विवेदी जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्मार्ट हेल्थ सेंटर्स के। आज बात करते हैं आलोक द्विवेदी जी से इस इंडस्ट्री के बारे में। आलोक जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा बताइए आज क्या करते हैं आप, और स्मार्ट हेल्थ सेंटर्स क्या हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। बेसिकली स्मार्ट हेल्थ सेंटर ये सरकार की वो योजना है जिसमें एक आम आदमी को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके। सरकार का सोचना है, मोदी जी का सोचना है कि आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, भीड़ ज़्यादा है, लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उन्होंने पीपीपी मोड पे सुविधाएं स्टार्ट की जी। उन्होंने पहले स्मार्ट सिटी बनाई। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही उन्होंने स्मार्ट हेल्थ सेंटर शुरू किए पीपीपी मोड पे। इसमें उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जगह एक टाइम पीरियड के लिए उपलब्ध कराई। इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट पर्सन था उसका हुआ, रेट सरकार ने तय किए जी। तो एक सस्ती दरों पर एक स्वास्थ्य सेवाएं एक आम पब्लिक को मुहैया हो सके, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं या भीड़ की वजह से नहीं जा रहे हैं, वो इन सेंटर्स पे आके अपना स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक। क्या मैं इसको इस तरह से कंसिडर करूं जैसे आयुष्मान भारत योजना वगैरह, आयुष्मान कार्ड वगैरह चलते हैं, क्या ये उससे कुछ रिलेट करता हुआ है या कुछ अलग है? उससे बिल्कुल रिलेट करते हुए नहीं है। ओके, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक प्राइमरी सुविधाएं मिलती हैं। आयुष्मान कार्ड में आपको जब कोई आपके ऑपरेशन होना है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, तो आपका वो कार्ड यूज होता है। हमारे जो स्मार्ट हेल्थ सेंटर है इनमें प्राइमरी सुविधाएं आपको मिलती हैं। जैसे डॉक्टर की ओपीडी है। ओके, 100 रुपये में अच्छा डॉक्टर, MBBS डॉक्टर आपको वहाँ पर देखता है। वेरी गुड। मार्केट में आपको वो डॉक्टर 800, 1000, 1200 फीस होती है, बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। यहाँ पर एक 100 रुपये में डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो आपको देखते हैं। उसके बाद आपको दवाइयाँ बहुत सस्ते रेटों पे दवाइयाँ आपको मिलती हैं। हम लोग जेनरिक दवाइयों पे फोकस करते हैं। जेनरिक दवाइयाँ एक तो प्रधानमंत्री जन औषधि है, जहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं। मेरे यहाँ जो जेनरिक दवाइयाँ स्मार्ट हेल्थ सेंटर वो प्रधानमंत्री जन औषधि की नहीं है। वो ब्रांडेड कंपनियों के जेनरिक हैं। जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं आपका सिप्ला है, मैनकाइंड है, इंटास है, टोरेंट है। आजकल हर कंपनी जेनरिक फील्ड में आ गई है, तो उनकी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं। प्लस एथिकल दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, सारी दवाइयाँ मिलती हैं आपको। वो बहुत सस्ते दरों पर दवाइयाँ हम लोग पर उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद पैथोलॉजी लैब है। पैथोलॉजी लैब CGHS रेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट होते हैं, उन पर लैब संचालित है, जहाँ पर सारे प्रकार की खून की जाँचें होती हैं, जो बहुत ही मिनिमम रेट होते हैं। लगभग जो मार्केट रेट है उनसे 1/3 रेट होता है। मतलब मार्केट में आपका कोई टेस्ट अगर 1000 का हो रहा है तो यहाँ पर 200, 250, 300 रुपये का हो रहा है। इतना अंतर आ जाता है? इतना अंतर है। CGHS रेट वही रेट है, तो वो एक आदमी को सुविधा मिल रही है। उसके बाद डेंटल का है, डेंटल क्लिनिक है जहाँ पर दांतों का इलाज होता है, वो भी बहुत सस्ते दरों पर होता है। उसके बाद ऑप्टिकल है, जहाँ पर नज़र के चश्मे हम लोग टेस्ट करते हैं और बनाते हैं। ऑपरेशन का कोई काम नहीं है, केवल हम लोग टेस्ट करते हैं, बनाते हैं। हमारे यहाँ नज़र चश्मा आपको शुरुआत 40 रुपये से मिल जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है। तो इस टाइप से हम लोग एक बहुत ही सब्सिडी रेट पे ये पूरा काम करते हैं सारे सेंटर्स पे। अभी आपने जो बातें शेयर करी, इसको लेकर दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं। क्या सच में जो आप बता रहे हैं आज इलाज आम जनता के लिए तो बचा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। एक पर्सन के घर में से अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो समझ लीजिए उनकी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ चली जाती हैं, और पता नहीं कितने कर्जे लेके उन सारी चीज़ों के लिए, इलाज के लिए पैसा खर्च करते हैं। हॉस्पिटल्स पता नहीं क्या हो गया है। उस ज़माने में क्या इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि इतने सस्ते रेट्स में दवाइयाँ, ये चेकअप, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं? देखिए राजू जी, बिल्कुल संभव है। किसी चीज़ की एक आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है, एक आदमी की आम संतुष्टि होती है कि किस पैसे में उसको संतुष्टि मिल जाती है।
एक आदमी के पास 1 करोड़ होता है तब संतुष्टि नहीं होती है, एक आदमी पर 10 लाख होता है उसमें संतुष्ट होता है। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अपना एसएन मेडिकल कॉलेज था, आज से आप अगर 5 साल पहले का देखें आज को देखें तो आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे, बहुत बदलाव आ चुके हैं। देखिए कमियां तो हर जगह होती हैं, हम अपने घर की समस्याओं को नहीं सुलझा पाते हैं। एक छोटा सा घर होता है, हम 5 या 6 प्राणी होते हैं तो समस्या नहीं सुलझ पाती हैं। ये बहुत बड़ा देश है और कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि एक दिन में सारी चीज़ों सुधार किया जाए। एक उसका भी एक प्रोसेस है, धीरे धीरे सुधार होता है। वही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी ऐसा नहीं है कि आप कम दरों पे काम नहीं कर सकते, है तो वहीं पर। आज हम अगर इतना कम रेट पर काम कर रहे हैं तो ऐसा, अब जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में जो जेनरिक मेडिसिन अगर हम बात करें ब्रांडेड जेनरिक पे, उन पे एमआरपी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या है कि उन दवाइयों पे कोई लिखा नहीं है कि ये जेनरिक है। अब मान लीजिए सिप्ला की कोई मेडिसिन है, एक आज आप भी एक आम आदमी है, आपने सुना है कि सिप्ला बहुत बड़ा ब्रांड है जी, मैंने आपको मेडिसिन दी, उस पर सिप्ला लिखा हुआ है, वो जेनरिक है। और उस पर कोई ये नहीं लिखा हुआ, मोहर नहीं लगी हुई कि वो सिप्ला, ये जेनरिक है। उस पर एमआरपी पड़ी हुई है 200 रुपये, ठीक है ना, आपको पता भी नहीं है। आपसे एक आम मेडिकल वाला कहता है ये सब 200 की है, 15% लेस 170 रुपये की है, जबकि वो जेनरिक मेडिसिन है और परचेज होके आई है 50 रुपये की या 40 रुपये, 15% डिस्काउंट मिल गया, हम तो बहुत खुश हो गए। आप खुश हो गए, जबकि वो परचेज होके आई है 40 रुपये की, 50 रुपये की, 30 रुपये की। जी, इतना बड़ा डिफरेंस जेनरिक मेडिसिन में, इतना बड़ा डिफरेंस एमआरपी पे है। अच्छा, हमारा सिस्टम क्या है कि स्मार्ट हेल्थ सेंटर के 4 सेंटर हैं आगरा में, एक ही जगह परचेजिंग होती है। हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि हम लोग 5% से लेके 8% तक अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। उस पर अपना प्रॉफिट लगाया और वो आगे सेल आउट हो गई, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ तो वो, चूँकि हम लोग अपने जो परचेज रेट है उस पर प्रॉफिट लेते हैं, ना कि एमआरपी भी लेते हैं, तो वो दवाई सस्ती पड़ जाती हैं। ऐसी पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी पे हमारे पास चूँकि गवर्नमेंट ने रेट तय कर रखे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रेट तय कर रखे हैं, उन रेटों पर काम होता है और प्रॉफिट, एक मिनिमम प्रॉफिट जो 15% 20% उनको प्रॉफिट मिल जाता है, उससे अपने काम चल रहा है, एक आम पब्लिक को फ़ायदा मिल रहा है। और लेकिन आपके ये जितने भी जवाब आ रहे हैं निकल कर, ये मेरे सवालों को कम करने की जगह बढ़ा रहे हैं ज़्यादा जी। तो सबसे पहले तो एक जो बार बार शब्द इस्तेमाल में आ रहा है, ज़रा मैं इसको समझना चाहूँगा, बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू मेडिकल इंडस्ट्री। जेनरिक दवा, जेनरिक मेडिसिन है क्या एग्जैक्टली? ये जेनरिक से क्या मतलब है, क्या डिफरेंस रहता है इसमें? देखिए, जब कोई दवा बनती है उस पर एक R&D होती है, कोई मॉलिक्यूल होता है। दवा में बेसिकली मॉलिक्यूल होते हैं, एक दवा है, रिसर्च करती है, कोई दवा है, उसका एक ब्रांड नेम अलग होता है, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कोई भी कंपनी उस मॉलिक्यूल को जो बनाती है तो उस पर R&D करती है, बहुत लंबे समय तक R&D करती है। R&D करने के बाद जब उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, अलग अलग, जैसे भी टेस्टिंग के जो प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि वो चूहों पे किया, इस पे किया, उस पे किया, आदमी पे किया, वो टेस्ट एक लंबा पीरियड होता है। जब वो मेडिसिन हो गई सही काम है तो फिर उसका पेटेंट कराया जाता है कि ये अब आपने उस पे मेडिसिन पे आपने किसी मॉलिक्यूल पे काम किया, 2 साल 3 साल रिसर्च किया, मेहनत किया, तो आप चाहेंगे कि अब इस मेडिसिन को हम इस पर काम करें, इस पे हम सेल करें, इसका हमें प्रॉफिट मिले जी। तो आपने उसका एक पेटेंट कराया, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को आपने पेटेंट करा लिया। पेटेंट आपका 10 साल या 12 साल, जो भी टाइम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, 12 साल का होता है पेटेंट। 12 साल का आपने वो दवा कराया कि इस मॉलिक्यूल को आप बेच सकते हैं। अब उस मॉलिक्यूल पे आपने जो दवा उतारी मार्केट में, और उसमें कितना खर्चा आया, मान लीजिए कि उस मॉलिक्यूल को बनाने में आपके पास 1 रुपया आपका खर्चा आया। आपने जो 5 साल R&D की है उसका खर्चा, प्लस आप उसकी मार्केटिंग करेंगे उसका खर्चा, फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, 30%, 40%, 20%, जो भी आपने प्रॉफिट तक वो रखा। तो ये सारा प्रॉफिट होके वो 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में पहुंचना लाजमी है।
कि उसमें इतना सारे खर्चे, आपके R&D खर्चे, बहुत बड़े R&D खर्चे होते हैं, प्लस आपने उसका पेटेंट कराया, उसके खर्चे हैं, आपकी मार्केटिंग आपने इतनी बड़ी की, उसको एक आम जन तक पहुंचाना, हर डॉक्टर के पास आपके MR जाते हैं, उन्हें MR के पास बताना ये दवा आई है, तभी तो डॉक्टर पता लगता है, तो वो बहुत बड़ा खर्चा। ये सारे खर्चे मिलके एक उसका एक बड़ा अमाउंट बन गया, वो एक आम पब्लिक मिल रहा है। जब वो उसका पेटेंट पीरियड खत्म हुआ तो वो मॉलिक्यूल एक ओपन मार्केट में आ गया। ठीक, अब उसको कोई भी बना सकता है। अब उस मॉलिक्यूल के लेके कोई भी मेडिसिन बना सकता। अब वो ब्रांड नेम हो सकता है कि आपका ब्रांड नेम XY के नाम पे चल रहा, हमने YZ के नाम से उसका ब्रांड नेम रख दिया। ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है ना, पर मॉलिक्यूल्स वही है, मॉलिक्यूल वही है, रिजल्ट्स एक ही आने, रिजल्ट एक ही आने। तो हमने YZ रख लिया और वो मॉलिक्यूल हमने बना दिया। अब हमारे उसमें खर्चे कम हो गए, मार्केटिंग खत्म हो गई, मार्केटिंग जो आपका पहले से हो चुकी है, R&D हुई नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, पेटेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमको वैसे ही फ्री मिल गया मॉलिक्यूल, तो हमारी तो वो कॉस्ट ₹1 रह गई। सही बात है, जो ₹1 उनकी तो ₹1 हमारी लगी। अब उस पर ₹1 हमने अपना 20% या 25% जो भी हमने अपना बनाया, ₹1.20 ₹25 हमने वो मार्केट में उतार दिया हमने। अब वो ₹6 का बिक रहा है पहले से, ठीक, ₹6 बिक रहा है, डॉक्टर बेच रहा है, तो चूंकि उनका अपना खर्चे थे तो वो ₹6 बेच रहे थे, और वो ₹1.20 का ₹1.20। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो ₹1.20 का पड़ रहा है, लेकिन उसमें अब क्या पेचीदगियाँ हैं ये नहीं पता है, लेकिन उसमें MRP वही पड़ी हुई है ₹5 की या ₹6 की, मिल रहा है जेनरिक ₹1.20 का, लेकिन MRP वही ₹6 पड़ी हुई है। तो एक आम पब्लिक को नहीं पता ये जेनरिक है कि ये इथिकल है, और ये कहीं भी मेंशन भी नहीं होता, मेंशन भी नहीं होता है, किसी दवा मेंशन भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जनौषधि पे तो लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जनौषधि मोहर लगी हुई है, जेनरिक लिखा हुआ है, लेकिन जो अन्य कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, आज प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इसमें काम किया है कि जेनरिक पे काम, आज सारी कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब जेनरिक दवा बना रही हैं, टोरेंट से लेकर नीचे तक सब जेनरिक दवा बना रही हैं। और चूंकि ऊपर से सरकार का वो है, तो आप जेनरिक पे काम करना है तो जेनरिक काम भी कर रही हैं, लेकिन मेंशन तो कहीं नहीं ना। लेकिन अब उसमें क्या ऐसा कौन सा लूपहोल है कि उस पर ये मेंशन नहीं कर पा रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन है, या उसकी MRP कम कर दी, जिससे एक आम पब्लिक को फायदा पहुंच जाए, तो वो नहीं फायदा पहुंच पा रहा है। तो जेनरिक होने के बाद भी दवा लोगों के लिए वो ब्रांडेड ही है, बस वो चूंकि कंपनी ब्रांडेड है तो ब्रांडेड कंपनी लेके वो खरीद रहे हैं। एक गवर्नमेंट तो इसके ऊपर काम कर सकती है, उसी रूप से उन्होंने ये स्टोर जो खोले हैं, जैसे हम स्मार्ट हेल्थ सेंटर हैं, और भी कुछ चैरिटेबल स्टोर हैं जहाँ पर ये दवा मिलती हैं। चैरिटेबल कुछ स्टोर हैं शहर में, और भी 4 स्टोर हैं, तो उन पर वो लोग, उनका भी वही सिस्टम है कि वो अपना जो परचेज होता है उसके ऊपर अपना परसेंटेज लगा के बेचते हैं। मेरा एक इस पर प्रश्न आ रहा है, ये थोड़ा सा इससे अलग हटके हो सकता है। हाँ। ये हमारी कुछ इस तरह की मेंटेलिटी रही है कि अगर वो थोड़ा महंगा है तो वैल्यूएबल होगा या अच्छी क्वालिटी का होगा, तो कहीं ऐसी इश्यूज नहीं आते हैं कि किसी एक जगह पे, किसी मेडिकल स्टोर पे वही दवा मान लीजिए ₹100 की दी जा रही है, और जैसे आपके हेल्थ सेंटर्स हैं वहीं पे वही दवा ₹20 की दी जा रही है, तो कई लोग कंपेरिजन करने लग जाते हैं कि आपकी दवा सही नहीं है, वो दवा ज़्यादा ठीक है, ऐसा इशू नहीं आता होगा? देखिए, आज जो मोबाइल है ना, गूगल है, इसने बहुत कुछ सिखा दिया आदमी को है, मानसिकता बदल रही है। हमारे पास सेंटर पे ही बहुत से ऐसे हमारे कस्टमर हैं जो डॉक्टर उनको पर्चा लिख के देते हैं दवाइयों की, उसमें उनकी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी हुई हैं, वो पर्चा मेरे पास भेज देते हैं कि आप इसकी जो जेनरिक है वो हमको मेडिसिन दिलवा दीजिए, और वो उनको हम देते हैं, उनको ब्रांडेड कंपनी दे देते हैं, और कोई दिक्कत भी नहीं है उनको पता है कि एक एग्जाम्पल कि MTAS-5 बुखार है, अब MTAS-5 हो सकता है पत्ता आ रहा हो ₹50 का, ₹60 का। MTAS-5 में एम्लोडिपिन है, उसका सॉल्ट है, एम्लोडिपिन का सॉल्ट एक जेनरिक में अच्छी कंपनी का सिप्ला का भी आ रहा है, और कंपनियों के भी आ रहे हैं, वो हो सकता है कि वो ₹10 ₹12 का पत्ता हो, तो वो कहता है एम्लोडिपिन अच्छी कंपनी का मुझे दे दीजिए 5 mg, दे देते हैं उसको, तो एम्लोडिपिन नहीं खा रहा है। आज सरकार का ये भी डॉक्टरों से उन्होंने, आपने देखा होगा मीडिया में आता रहता है कि सरकार का प्रेशर डॉक्टरों के पास कि आप दवा का कंपोजिशन लिखेंगे,
आप केवल नाम नहीं लिखेंगे, कंपोजिशंस लिखेंगे कि इस दवा में क्या क्या मॉलिक्यूल पड़े हुए, कितने कितने एमजी हैं, कौन से सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स लिखेंगे। डॉक्टर नहीं लिखने लगे बहुत से डॉक्टर, लेकिन अभी जहाँ तक डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं। जबकि सरकार का सीधा निर्देश है हर डॉक्टर के लिए कि आप जो भी दवा का नाम लिखें उसके नीचे उसके सॉल्ट्स लिखे हुए हो, कि एक दवा में हो सकता है 3 सॉल्ट है, 4 सॉल्ट है, सिंगल सॉल्ट भी होती है, सॉल्ट पड़े हुए होना चाहिए। तो आदमी पता है कि कौन कौन सॉल्ट, और आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद, तो वो सारे बता ही देते हैं कि सॉल्ट इसमें है। आप अच्छी कंपनी के जेनरिक, हाँ अब लोग कहते हैं कि जेनरिक फ़ायदा नहीं करती है। एक सर माइंड का ब्लॉकेज भी होता है, माइंडसेट है लोगों का, माइंडसेट है, लेकिन वो माइंडसेट बहुत कम लोगों का रह गया है जी। जो पुराने लोग थे जो हरे, उनका माइंडसेट तो है कि डॉक्टर साहब ने लिख दिया हमको यही दवा, हमारे यहाँ भी आते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने कहा यही चाहिए, डॉक्टर साहब ने बोला है और नहीं लेंगे। लेकिन आज हमने देखे हैं कि 60-70% लोगों का माइंड ब्लॉक वो खत्म हो रहा है। ओके, मेरे पास तो आते हैं 60-70% लोगों का माइंड ब्लॉक खत्म हो रहा है। अब वो समझने लगे हैं कि, और सरकार ने जो जेनरिक का इतना बड़ा प्रचार किया उससे भी बहुत फर्क पड़ा लोगों के अंदर, लोग समझने लगे। मतलब जो मैं देखता हूँ कि जो बहुत बिना पढ़ा लिखा भी है वो भी कुछ ऐसे आते हैं, ये जेनरिक है वैसी अच्छी वाली है, तो मतलब इट मीन्स वो समझता है कि हाँ जेनरिक भी कुछ चीज़ है, लिखा नहीं उस पर। अगर आप कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं तो चलिए बिल्कुल ऐसा होगा, हम इस पे सहमत होंगे आपसे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी दुनिया है या हमारे हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझ पाते होंगे। अभी भी लोग डॉक्टर्स की बातों के साथ ज़्यादा चलते हैं। वहाँ पे जो नई नई कंपनीज़ के MR जाते हैं, आप हमेशा देख सकते हैं लिखा होता है ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास कि MR से मिलने का समय ये है। तो व्हेन द MRs आर गोइंग, तो डेफिनेटली वो मार्केटिंग के पर्पज़ से ही जा रहे हैं वहाँ पर, और मार्केटिंग पर्पज़ से जा रहे हैं तो कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बात कर रहे होंगे। अच्छा, कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं उनकी लिखी हुई दवा किसी पर्टिकुलर जगह पर ही मिलती है, या उन्हीं के पास कुछ मेडिकल शॉप्स होते हैं उन्हीं पे मिलती है, हर जगह पे नहीं मिलती। इसके पीछे ये क्या रहता है रीजन के, लाइक वहीं पे वो मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा? बॉस, ये बहुत बड़ा एक नया मार्केट बन रहा है, मोनोपोली का मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है मोनोपोली का। डॉक्टर्स पता नहीं क्यों ये कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। एक आज आम आदमी जो है वो भगवान के बाद डॉक्टर को ही भगवान मानता है। बिल्कुल। और डॉक्टर्स अब एक तो आपका पहले 2 ही कैटेगरी थी, इथिकल और जेनरिक। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। अभी आपने बताया कि भगवान के बाद डॉक्टर्स को ही दूसरा भगवान मानता है। भगवान में भी हमारे यहाँ बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं लोगों की, पर डॉक्टर्स को लेकर तो लड़ाइयाँ भी नहीं है। डॉक्टर है तो डॉक्टर है, उन्हीं को डॉक्टर ही मतलब भगवान से ऊपर ही उसका एक दर्जा हुआ, बिल्कुल मतलब भगवान से ऊपर दर्जा हो गया उसका। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात से सहमत है, वो भगवान से ऊपर ही दर्जा हो गया। आज पहले दवाइयों के 2 ही कैटेगरी होते थे, इथिकल है या जेनरिक आ गया। अब वो लोगों के अंदर जो, जब से सरकार ने जो जेनरिक पे बहुत पिछले 7-8 साल से काम किया, तो लोगों के समझ में आने लगा जेनरिक। एक तो एजुकेटेड आदमी है वो तो आज 90% समझ गया है जेनरिक, और वो गूगल उसने नाम, अगर डॉक्टर ने नाम ही लिख दिया, उसके सॉल्ट नहीं लिखे हैं तो वो टाटा 1mg पे या उस गूगल चेक करता है कि इसमें कौन कौन सॉल्ट है, कॉम्पोजिशन क्या अब वो कॉम्पोजिशन मार्केट में जाके पूछ लेता है कि कॉम्पोजिशन जेनरिक में है, अच्छी में, हाँ तो बस दे दीजिए। आ जाता मार्केट, आ जाता जैसे जो भी हमें आ जाते हैं कि इस कॉम्पोजिशन में ये दवा है, इस कॉम्पोजिशन में है, ये अच्छी कंपनी की, कई तो कहता है अच्छी कंपनी की है दे दीजिए। तो अब वो जेनरिक का एक लोगों को समझना। अब उन्होंने एक तीसरा और उसमें निकाल दिया, मोनोपोली। क्या होता है कि एक नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं, कंपोजिशन जो 2 या 3 सॉल्ट का कंपोजिशन होता है, वो एक नॉर्मल रेस होता है। इसके साथ में चलेगा, इतने mg के साथ इतने mg चलेगा। एक नॉर्मल उसमें जो एक आदमी की जरूरत होती है तो वो एक चलता है। अब आपने कॉम्बिनेशन लिखा तो उसमें वो चूंकि वो सॉल्ट है उसका वो कहीं ना कहीं उसका मिल ही जाए, जेनरिक वही बना रही है, इथिकल बना रही है, उसी का जेनरिक बन रहा है, वो उसको मिल ही जाएगा। उन्होंने क्या किया कि उसमें एक सॉल्ट, कोई ऐसा सॉल्ट उसमें मिलवा दिया जो उस कंपोजिशन का है ही नहीं, जो कोई बड़ा इफेक्ट भी नहीं है उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है, उन्होंने वो सॉल्ट उसमें मिलवा दिया। अब क्या उस सॉल्ट की आपको मिलेगा ही नहीं,
उसका जेनरिक बनता ही नहीं है। अब वो डॉक्टर से और वो डॉक्टर का और उस एमआर के उस कंपनी का अपना वो है, अपना कोलैबोरेशन है कि आपको ये सॉल्ट बना के हमको देना है। अब चूंकि उस डॉक्टर के पास ओपीडी, उसके पास रोज 100 की या 150 की ओपीडी है उसके पास, ये आपको मोनोपोली जो है ना, आपने देखा होगा मोनोपोली ये वहीं पर मिलेगी जहां पे डॉक्टर की तो ओपीडी बहुत ज्यादा होगी या हॉस्पिटल होगा। आपको एक नॉर्मल अगर डॉक्टर के पास जाए ना, जिसके एक नॉर्मल डॉक्टर होगा, वो आपको दवा वहां पे बहुत कम चांसेस होंगे कि वो आपको मोनोपोली लिखें। लेकिन जहां पे डॉक्टर की ओपीडी अच्छी ओपीडी होगी या किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर आपके परिचय में 1 या 2 जरूर मोनोपोली लिखी मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक कस्टमर बेस है ना। तो उसने कंपनी का हमको ये इतना माल चाहिए, ये हमें उठाया जा सकता है, उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, वो उठा रहा है। लेकिन मेरी समझ से वो सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। एक डॉक्टर को हमें, आप जैसे आपने कहा कि हम भगवान से ऊपर मानने लगे उसको, तो एक आम पब्लिक आज के टाइम पर आदमी की सबसे ज़्यादा खर्चा जो है, जो एक हमारा खान पान का जो आया है, एजुकेशन हम दे पा रहे बच्चों को, उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा जो आ रहा है वो मेडिकल का खर्चा है। मेडिकल का आज आप देखें कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे दवाइयाँ ना हो, जहाँ दवाइयाँ ना हो। और पहले दवाइयाँ हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनकी दवाइयाँ आती थी। आज एक यंग एज है, सभी दवाइयाँ के उनको कहीं पे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर प्रॉब्लम हो गई है, किसी कुछ हो गई, यंग एज में प्रॉब्लम आ रही है और वो कहीं ना कहीं दवाइयों पे निर्भर है। तो एक बहुत बड़ा उसका जो खर्चा है, जो उसकी आमदनी है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है वो उसका मेडिकल में जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का होना चाहिए कि वैसे ही परेशान है और सरकार इस पे कर रही है, काम कर रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है बॉस, नहीं हो पा रहा है। आपने स्टार्टिंग में एक लाइन मेंशन करी थी, मुझे अब लग रहा है, समझ में आ रहा है कि उसका कहाँ पे इशारा हो सकता है कि कुछ लोग कम में संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों का करोड़ों भी है तो अभी संतुष्ट नहीं हो पा रहे, संतुष्टि नहीं मिल पा रही। वो संतुष्टि की बात है, संतुष्टि बात है कि आदमी को कहाँ पे संतुष्ट हो रहा है। वैसे तो ये इंडस्ट्री तो ऐसी इंडस्ट्री है जो यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास फाइनेंस की तो कमी होती नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा, संतुष्टि आपकी है। एक संतुष्ट आप हैं कि आज मेरे पास एक रहने के लिए घर है, एक छोटी गाड़ी है, हमारे बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं और हमको एक खाना मिल रहा है और समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा है। आदमी उस प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। एक आदमी ऐसा होता है जिसके पास कहता है मेरे पास आज छोटी गाड़ी है, हमारे पास इससे बड़ी गाड़ी चाहिए हमको, तो उसने वो बड़ी गाड़ी ले ली, हैचबैक ले ली, उस और पैसा आया, अब उसे कहता और बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें एक स्टेटस और चाहिए, फिर वो और काम करता है और अंधी दौड़ लगी हुई है पैसा कमाने की, चाहे उसके लिए किसी को कुछ भी कीमत पे करनी पड़ रही है, कुछ भी कीमत पे करनी। आज आप देखिए कि जो नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं करोड़ों रुपए की, वो भी कोई आदमी काम कर रहा है ना, तो कोई आदमी काम कर रहा है ना। एक बहुत समय पहले आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि वो एक्सपायरी दवाइयों पर लेवल चेंज करके और उसमें करोड़ों दवाइयाँ पकड़ी गई थी। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, हम बहुत टाइम से जेनरिक दवाइयों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये अभी आया अचानक से, क्या ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जो आप बता रहे हैं कि मोनोपोली के ऊपर भी काम करने लग गए हैं लोग, क्या डॉक्टर्स जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स हैं जेनरिक दवाइयाँ लिखते भी हैं या नहीं? भाई मैंने कहा कि वो डॉक्टर वही लिखता है जो आपने पहले कहा, एमआर जाते हैं उनको बताते हैं और वही दवाइयाँ उनके पेन पे वही दवाइयाँ हैं, लेकिन उनके जेनरिक्स, उनका अगर वो वहाँ पर उसकी कंपोजिशन सॉल्ट के नाम लिख दें तो हर आदमी पता होगा ना इसकी जेनरिक ये आती है। डॉक्टर जेनरिक नहीं लिख रहा है, नो डाउट। आज 95% डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन नहीं लिख रहे हैं, ब्रांडेड लिख रहे हैं, लेकिन उस ब्रांडेड का भी जेनरिक अच्छा कंपोजिशन है जो उसे सस्ता मिल सकता है। इसको मैं विडंबना कहूँ अपनी इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये लोग जिनको हम भगवान मानते हैं वो चाहे तो सच में भगवान का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन आज कहीं और जा रहे हैं और किसी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नो डाउट, इसमें कोई हमें कहने में कोई हिचक नहीं है। आपने एक चीज़ और मेंशन करी थी कि आपके यहाँ टेस्टिंग सेंटर्स भी हैं, पैथोलॉजीज़ भी हैं और जांचें बड़ी सस्ती हो जाती हैं, तो
जांचें बहुत सस्ती हो जाती हैं, तो आजकल जांच तो एक ऐसी चीज़ हो गई है। पहले एक ऐसा सीन रहा करता था कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद वो देखता था, नब्ज़ देखता था, आपको जांचता था, परखता था और दवाई लिख देता था। आज तो कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी डॉक्टर आपको देखता है, पर्चे में पहले जांच लिखता है, उसके बाद बात करेंगे दवाइयों के ऊपर। मतलब क्या ऐसी ज़रूरत आ गई, डॉक्टर्स सेम स्टडी कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर स्टडीज़ होती चली आ रही हैं, फिर क्यों आज उनको ज़्यादा जाँचों की ज़रूरत पड़ जाती है, या जेन्युइन है? देखिए बॉस, अब ये तो मेडिकल लीगल की हम पहले वैध हुआ करते थे, नवज पकड़ के, आप जो कह रहे हो सही है, नवज पकड़ के बता दिया करते थे। तब सुविधाएं भी नहीं थी, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, और नाड़ी की जानकारी भी थी। आयुर्वेदिक में बेसिकली तब आयुर्वेदिक था, आयुर्वेदिक में जो वैद्य हुआ करते उनको नाड़ी जानकारी हुआ करती जी। धीरे धीरे आयुर्वेदिक समय समय कम होता गया और एलोपैथिक ऊपर बढ़ता गया, और उनको उस चीज़ की आवश्यकता हुई। और एक पुरानी कहावत कहती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है जी। ये टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ी। उस टेस्टिंग तो होता क्या है कि आदमी भी होता है ना, वो हर आदमी शॉर्टकट हर आदमी विश्वास करता है और करना चाह रहा है। डॉक्टर भी के पास भी जब उसके पास फैसिलिटीज हैं वो टेस्टिंग की कि ये टेस्ट करा के ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी, तो कहता हम कन्फर्म ही हो लेते हैं इसमें। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जेन्युइन चीज़ है। तब उसे कन्फर्म होना कि अभी हम, तब तो सुविधा नहीं, पहले वैद्य थे उनको नवज दे के जानकारी, अब वो नवज की उतनी जानकारी नहीं है और तभी सुविधाएं भी नहीं थी। अब जो सुविधाएं आ गई हैं, नहीं, आपने जो विचार यहाँ पे रखा तो उसके हिसाब से तो ये लगता है कि जेन्युइन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई नहीं है। उसमें सुविधाएं, हाँ ये जरूर है कि अगर वो लग रहा है कि उनको अगर 2 टेस्ट कराने से ये चीज़ पता लग सकती है तो वो 2 टेस्ट करा लें, नहीं जरूरत नहीं है कि उसमें 5 टेस्ट लिखे। उनका अगर इंटरेस्ट, हर डॉक्टर का अपना इंटरेस्ट है तो वो फिर 5 टेस्ट लिखे, उस 5 उसका इंटरेस्ट है, वो 2 टेस्ट भी सकता है, उसकी जो प्रॉब्लम है उससे वो चीज़ निकल आएगी। एक्चुअली ये सवाल मेरे दिमाग में अचानक से 2 घटनाओं को और 2 बातों को सोचते हुए आया, और मैं दोनों को पॉइंट, अपने विचार, अपने व्यूज़ आपके सामने रखूँगा। पहला तो ये एक घटना मेरे साथ हुई थी एक्चुअली विद माय किड्स, आई हैव गॉट डॉटर्स। तो मैं अपनी बच्चियों को लेकर, मुझे लगा कि काफ़ी दुर्बल हैं, काफ़ी पतली सी हैं, तो मैं एक दिन एक बहुत फेमस आगरा के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके पास में लेके गया। बड़ी रात में तो नंबर आया, और वहाँ पे आने के बाद उन्होंने उनको देखा, दोनों बच्चियों को, और देखने के बाद उन्होंने कोई दवा नहीं बताई, उन्होंने बहुत सारी जाँचें लिखी और मुझे बताया जाँच कहाँ पे हो सकती है, वो जगह भी मुझे बता दी। जब मैंने पता करा उन जाँचों के बारे में, दोनों के पर्चे बनाए, दोनों की अलग अलग फ़ी लगी, जाँचें वगैरह लिख दी गई, तो दोनों की जाँचों करीब 12 से 15 हज़ार की भी पर पर्सन की जाँच थी दोनों बच्चों की। तो मुझे ये देखने को मिला कि अभी तो दवाइयों के ऊपर तो बात ही नहीं हुई है, मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, पर जाँचें ही अभी पहले 12-15 हज़ार रुपये की करवा दूँ। उन्हीं में एक दूसरे भी डॉक्टर थे, उनसे मेरा काफ़ी बोलचाल था, मिलना जुलना था, तो मैंने एक दिन उनके सामने जिक्र किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे जाने की, मैं किसी आपको डॉक्टर्स के बारे में बताता हूँ, आप उनके पास जाइएगा। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया, और मैं दूसरे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, मैं उनके पास गया। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने दोनों बच्चों को देखा, और उन्होंने सिंपल बोला कि आपके घर में लोगों का ये जेनेटिक है कि बचपन में पतले हैं, और बाद में आपके घर में भी सब बचपन में पतले रहे होंगे, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, खिलाओ पिलाओ बच्चे बस ठीक हो जाएंगे, इनको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और वो चीज़ हुई, उन्होंने कुछ भी ज़रूरत नहीं है कहकर खिलाने पिलाने के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला बस, और एक जगह डॉक्टर ने बता दिया कि 12-12, 15-15 हज़ार की जांच कराइए। तो पहला तो मेरा आया ना जांच के ऊपर इस बात से लेकर आया कि जहाँ पे एक डॉक्टर कह रहा है कि कुछ भी ज़रूरत है ही नहीं है, और सच में कुछ भी थी नहीं। मेरे दिमाग में था ऐसा कि भाई बच्चे बहुत पतले दुबले हैं तो शायद उसकी ज़रूरत हो। दूसरा, जैसा आपने बताया कि आपके यहाँ जाँचें बहुत सस्ते दामों पर हो जाती हैं, तो जब बहुत सस्ते दामों पे हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वही जांचें बहुत सारी जगहों पे इतनी महंगी महंगी होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को सोचते हुए मेरे दिमाग में ये वाला प्रश्न आया कि सच में जेन्युइन उनकी ज़रूरत होती है जांच की, या फिर बस ऐसे करके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उनको रख दिया जाता है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। आप लोगों से, आपने सही कहा, आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल सही है कि कुछ तो ज़रूरत होती है, बाकी कुछ उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं। डॉक्टर, इसमें कोई कहने की वो नहीं है। आज हर डॉक्टर के पास किसी न किसी लैब का पर्चा रखा होता है, लेटर पैड रखा होता है, उसी लेटर पैड पे दवाई लिखी, वो जांचें लिखी जाती हैं,
और वो वहाँ पर भेजी जाती है। अधिकांश डॉक्टरों के बाहर कोई ना कोई पैथोलॉजी वाला बैठा हुआ होता है, उसकी बाहर आप निकले वही पैथोलॉजी वाला आपका सैंपल लेगा, वही आपको देगा। यदि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर पैथोलॉजी लैब पे परिचय क्यों लिख रहे हैं आप? मैं नहीं कहता हूँ आपको कुछ ले रहे हैं, पैथोलॉजी कुछ ले रहे हैं, सब पैथोलॉजी वाले कमा रहे हैं, मैं ही मानता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली उस पैथोलॉजी लैब के परिचय पे आप क्यों लिखा जा रहा है, या आपके बाहर वो पैथोलॉजी वाला क्यों बैठा है? आपने अपनी फीस ली, आपकी फीस 500 है, 1000 है, या 2000 है, या 1500, डजेंट मैटर। आपने फीस ली, आपने कागज लिख के उसको जांच दे दी, वो कहीं से जांच अपना कराए, वो आपको दिखाए आके। लेकिन अगर पर्टिकुलर उस किसी परिचय पे लिख के दिया जा रहा है कि आपको इसके यहाँ करानी है, या बाहरी कोई पैथोलॉजी वाला बैठा हुआ है कि इससे आपको जांच करानी है, तो इट मीन्स आपका इंटरेस्ट है। और जैसे मैंने पहले ही आपने कहा कि डॉक्टर को भगवान से ज़्यादा आदमी मानता है, तो जब वो कहता है, जब आदमी परेशान तो भी डॉक्टर पास जाता है ना, तो जब हम अपने परेशान हो तो तब इष्ट के पास बैठते हैं कि सर हमें परेशानी है। ऐसी जब बीमारी तो अपने डॉक्टर पास जाते हैं, तो वहाँ कोई इफेक्ट बटी नहीं है। वो जानता है कि हमको यहाँ से हमको ये डॉक्टर साहब का इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी उसे करानी है, तब भी उसे करानी है। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं समझ, सब समझता है। मैं नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर को इंटरेस्ट, लेकिन जब आपके यहाँ कोई बाहरी पैथोलॉजिस्ट बैठा हुआ है तो कुछ तो है, कुछ तो है। रियली वर्थ थिंकिंग, बहुत सोचने वाले मुद्दे हैं, और मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए, और शायद वर्क कर भी रही है। हाँ, कर रही है, बहुत कर रही है, बिल्कुल सही है, बहुत कर रही है। अगर आप देखा जाए तो इस पे काम कर रही है, और काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, काम हुए हैं। तो आज मैं ये कहूँ स्मार्ट हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो उन्हीं चीज़ों को कहीं ख़त्म करने का एक कदम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने का एक कदम है जो उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई थी। उसी स्मार्ट सिटी में स्मार्ट हेल्थ सेंटर उन्होंने किया कि उस चीज़ों को ख़त्म किया जाए। आज मान लीजिए हमारे पास बहुत नहीं आते हैं, मेरे पास अगर मान लीजिए 50 जांचें भी रोज आ रही हैं, तो 50 आदमी वो तो बेनिफिट हो ही रहे हैं ना। हमारे शहर में 10,000 जांचें हो रही हैं, 10,000 आदमी डॉक्टर के पास जा रहा है और 10,000 जांचें करवा रहा है। मेरे पास उन 10,000 में से 100 आदमी आ रहा है, बाकी सब 9,900 कहीं ना कहीं कैब लैब करा रहे हैं, लेकिन जो 100 आदमी आ रहा है उसे तो कोई बेनिफिट हो ही रहा है ना। 100%। तो एक चाहे वो पॉइंट में परसेंटेज हो, पर कुछ लोग तो बेनिफिट तो ले ही रहे हैं बॉस ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये ना कहीं ना कहीं हम अगर देखिए बॉस, आप अगर देखें तो पॉजिटिव में भी नेगेटिव निकाल लें, वो तो लोगों की आप देखें तो नेगेटिव में पॉजिटिव मिल जाता है जी। तो आप ये देखें तो उन लोगों के नहीं कुछ नहीं मिल रहा, अरे कुछ कहीं तो कुछ, अगर हमारे पास 100 आदमी आज पैथोलॉजी पा रहे हैं तो उन 100 को बेनिफिट ले रहा है, 100 तो बेनिफिट ले ही रहे हैं ना। सही बात है, ऐसा नहीं है। और ये नहीं हम चैरिटी कर रहे हैं, हम भी कमा ही रहे हैं ना। आज हम भी सेंटर चला रहे हैं, कमा ही रहे हैं ना। अपने सेंटर्स यहाँ पे कहाँ पर हैं? हमारे 4 सेंटर हैं ये। एक तो नगर निगम गेट पर ही है, एक गधापाड़े पे है डॉक्टर पूथी के सामने, एक हनुमान मंदिर क्रॉसिंग खंडारी पे है, एक आवास विकास सेंट्रल पार्क पर है। कुछ रियल एग्जांपल्स वगैरह हमें देकर बताएंगे कि कितना डिफरेंसेस आ जाता है कि नॉर्मल क्या चल रहा है मार्केट में और आपके पास आता है तो कितना डिफरेंस मिल जाता है उसको? अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो आप अगर ये देखें कि एक सिंपल जो टेस्ट होते हैं, शुगर मान लीजिए, शुगर आज एक आम आदमी कराता है, शुगर एक मार्केट में जो रेट है वो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की शुगर की टेस्ट होता है, जबकि उसका CGHS रेट 23 रुपीज़ है। अच्छा, जो 23 रुपये हमारे यहाँ होता है। अच्छा, 23 रुपये में शुगर की जांच 23 रुपये शुगर की जांच हो जाती है जी। हार्ट की जांच होती है, इसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, इसमें हार्ट का कोलेस्ट्रॉल चीज़ें आती हैं, हार्ट की जांच होती है, लिपिड प्रोफाइल। ये मार्केट में 600 से 700 रुपये के बीच में घूमता है, कोई 600 ले रहा है, कोई 650 ले रहा है, कोई 700 ले रहा है, कोई 550 ले रहा है, 550-700 के बीच में वेरी करता है अलग अलग पैथोलॉजी में। उसका CGHS रेट 200 रुपये में है। अच्छा, वो हमारे यहाँ 200 रुपये में हो जाता है। आपका किडनी की जांच होती है, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें किडनी के बारे में आपका यूरिया, किटनाइन, ये चीज़ें उसकी जो है आती हैं, जिसके बारे में पता लगता है किडनी फंक्शन सही कर रही है नहीं कर रही है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो है मार्केट में 800 से लेके और 1100 रुपये तक के
रेंज में होते हैं, अलग अलग पैथोलॉजी के अलग अलग अपने रेट हैं। मेरे यहाँ रेट 222 रुपये है, जो गवर्नमेंट रेट 222 रुपये है। तो अब सारी जो रेट आप बता रहे हैं ये सेंट्रलाइज डिसाइडेड है? सेंट्रलाइज डिसाइडेड है। आप अगर गूगल पे डालेंगे ना अपना, हम रेट जहाँ ले भी नहीं सकते, आपको CGHS रेट आप अपने गूगल पे डालेंगे, CGHS रेट पैथोलॉजी, तो जब सेंट्रलाइज डिसाइडेड है तो गवर्नमेंट बाकी पैथोलॉजीज के साथ इस काम को क्यों नहीं करते हैं कि उनको सेंट्रलाइज डिसाइड किया जाए? देखिए वो नहीं कर सकती है ना, हमारे हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग सरकार से जुड़े हुए हैं ना। अब जैसे ये सेंटर्स है, सेंटर गवर्नमेंट की जगह पे है, ये जगह हमको सरकार ने दी है एक टाइम पीरियड के लिए। बेसिकली 2 मॉडल्स होते हैं आपको बताऊं, एक तो PPP मोड होता है, सबने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। पब्लिक का पैसा मतलब सरकार, पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट का एक प्राइवेट का रेशियो, एक सरकार पब्लिक का पैसा। पब्लिक का पैसा सरकार का पैसा होता है, भाई सरकार के पास अपना तो कुछ है नहीं, पब्लिक का ही पैसा है, तो पब्लिक हो गया और प्राइवेट एक पर्सन हो गया, दोनों की पार्टनरशिप है। उसने कोई काम किया, सरकार ने दिया, उसने दिया, एक आम आदमी को उससे फायदा पहुंचाया जाए और उससे वो अपना पैसा एक उस टाइम में निकाल ले। एक्सप्रेस भी बन रहे हैं और भी चीज़ें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। एक होता है बूट बेसिस, BOAT, ओके, बुल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बूट बेसिस पे है। सरकार ने हमको एक पर्टिकुलर जगह पे हमको जगह दे दी कि ये आपके पास जगह हम दे रहे हैं एक टाइम पीरियड के लिए, इसमें आप अपना सेंटर बनाइए, मेरे रेट ये हैं, इस रेट पे आप काम कीजिए, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है इसमें, सरकार इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करेगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाइए, इस रेट पे काम कीजिए, इस टाइम तक अपना पैसा रिकवर कीजिए, उसके बाद इसको इसी रूप से सरकार को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हमारे पास उस बेसिस पे है। उसमें शर्तें हैं कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो दोबारा उसको रिन्यू कर दें या नहीं करें, वो सरकार के ऊपर, लेकिन उन्होंने उस टाइम पीरियड के लिए हमको वो दे दिया। तो इसमें सरकार की लैंड है, लैंड हमारी तो है नहीं, लैंड सरकार की है, तो हम उनसे बंधे हुए हैं सरकार से। लेकिन अब चूंकि एक कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें एक फिक्स नहीं कर सकती सरकार ना कि आपको उतना ही, उनके एक्सपेंडिचर्स भी अलग अलग हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर सबके अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, अपने अलग अलग रेट्स हैं। तो उसमें सरकार हर जगह पे कहाँ पे बंदिश लगा सकती है, खुद सुविधा दे सकती है। अब स्मार्ट हेल्थ सेंटर के रूप से उन्होंने खुद सुविधाएं दी, तो वहाँ तो उनका एक एक आम आदमी जो बिजनेस कर रहा है, अब वो उसकी सोच है कि उसको कितना लेना है, कितना परसेंट उसको सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिल पाएगा। चलिए, वी अंडरस्टैंड कि हाँ उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो एक तो जाना बनता है थोड़ा, लेकिन लिमिट को क्रॉस कर जाए। हाँ, अब वही है ना कि आदमी को वो जो आप शुरुआत सेटिस्फेक्शन कहाँ पर मिले, और सेटिस्फेक्शन तो मिल ही नहीं पा रहा है। जी, रियली वी गॉट सो मेनी नाइस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर आपको एक मैसेज देना हो लोगों को, इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी देनी हो जो आप चाहें कि लोग इस बात को समझें, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप अपनी चीज़ों पे खुद ध्यान दें। डॉक्टर्स आपसे कोई पर्टिकुलर ये नहीं कहते हैं कि आपको वही करना है, कुछ अपना भी आप अपना सेंस लगाएं, और अपने कॉमन सेंस से भी डॉक्टर कह रहा है उसके बाद आप भी अपने तरीके से उस चीज़ को सोचें। अंडरस्टैंडिंग अपनी भी ज़रूरी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। हर चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। और स्मार्ट हेल्थ सेंटर अपनी जगह पे एक शहर में अच्छा काम कर रहा है, और लोग उससे काफ़ी अच्छे लोग काफ़ी हद तक जुड़ रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है, और हम उनको वहाँ पर वो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, और वो कराते रहेंगे सरकार के साथ में। यहाँ हमने SSCA में आप जैसे लोगों को लाना स्टार्ट किया, उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी ताकि लोगों को सही अवेयरनेस मिल सके, सही जानकारी मिल सके। हमारे इस कदम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा आपसे राजू गुले आप बताएं, मेरा आपसे एक बहुत लंबे समय से आपका परिचय हमारे आपसे है। जब मैं आप तो इसी के महारथी हासिल कर ली, मैं तो अलग अलग इंडस्ट्री में होता हुआ यहाँ तक पहुँचा, और मुझे सबसे अच्छी खुशी होती है कि आपका विजन बहुत क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू से मैंने आपको देखा है कि आप एक समाज के प्रति सोचते हैं,
ये सबकी लायबिलिटी बनती है, लोग सोच नहीं पाते हैं। और कि लोग कैसे लोगों की विचारधारा बदले और लोग समाज में कैसे अपने आप को समाज के उत्थान में अपने को भागीदार बना सकें। ये आपका सोच मैंने देखा है शुरू से ही, जब से मेरा आपके परिचय है, पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए आपसे हमारा संपर्क हुए। और उसी रूप से आपने जो ये टॉपिक उठाए हैं अलग अलग लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे आपका विचार है और इससे लोगों को अच्छी जानकारी मिल रही है, जिससे लोगों का कहीं ना कहीं माइंड ब्लॉकेज है वो खुल रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको कि आपने उन अनछुए पहलुओं को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जिससे लोगों के जो माइंड ब्लॉकेज हैं कहीं ना कहीं पे वो खुल सकें। और निश्चित रूप से जो आपके प्रयास हैं बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सराहना करता हूं कि इसी तरीके से आप इन अनटच्ड पहलुओं को आप लोगों के पास तक पहुंचाते रहेंगे। और आपका मैं प्रशंसक शुरू से रहा हूं, आज भी हूं, इसमें कोई बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी पहलुओं को ज़रूर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये सच में बहुत ज़रूरी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कहीं पर भी कोई कमी है तो वो हमारी खुद की बनाई हुई लिमिटेशंस हैं और वो हमारे दिमाग में होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किस चीज़ को कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी दिमाग की, अपने माइंड की, अपनी ब्रेन की सारी लिमिटेशंस को ब्रेक करें एंड जस्ट लुक फॉर आप क्या चाहते हैं लाइफ में, उस दिशा में आगे बढ़ें। और यहाँ पे हम आपके सामने ऐसी बहुत सारी शख्सियत को लाते रहेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगी, आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी या आपकी नॉलेज या आपकी इन्फॉर्मेशन भी लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, नॉलेजेबल हो सकती है, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। दिस इज राजू गुलासो। थैंक यू सो मच।